नमस्कार। अच्छा, जब हम नदियों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सिर्फ बहता हुआ पानी? नहीं, नदियां इससे कहीं ज्यादा हैं। असल में ये किसी भी देश की जीवन रेखा होती हैं, जो वहाँ के भूगोल, इतिहास और यहाँ तक कि संस्कृति को भी एक शक्ल देती हैं। तो आज हम भारत के विशाल नदी तंत्र की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार हैं। अगर भारत के नक्शे पर एक नजर दौड़ाएं तो नदियों का एक घना जाल नजर आता है ना? बिल्कुल वैसा जैसे हमारे शरीर में नसें फैली होती हैं। पर ये जो पूरा नेटवर्क है, ये मोटे तौर पर दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। और मजे की बात यह है कि दोनों की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग अंदाज है। तो चलिए इसी बंटवारे को जरा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम भारत के पूरे नदी नेटवर्क को समझेंगे। उसके बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों और फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की खासियतों को देखेंगे। फिर भारत की झीलों पर एक नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये नदियां हमारी जिंदगी और प्रदूषण की जो बड़ी चुनौती है, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि भारत की नदियों को इन दो बड़े ग्रुप्स में आखिर बांटा कैसे जाता है? इसका जवाब हमें भूगोल में मिलता है, और खास तौर पर एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं वाटर डिवाइड या जल विभाजक। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पहाड़ या ऊंची जमीन एक दीवार का काम कर रही हो। अब जब बारिश होती है तो इस दीवार के एक तरफ गिरने वाला पानी एक दिशा में बह जाता है और दूसरी तरफ गिरने वाला पानी दूसरी दिशा में। बस यही जो कुदरती बंटवारा है, इसी से भारत की दो मुख्य नदी प्रणालियां बनती हैं, एक हिमालयी और दूसरी प्रायद्वीपीय। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली प्रणाली से, हिमालय की नदियां। इन्हें हम ऐसे देख सकते हैं जैसे ये युवा और ताकतवर जायंट्स हों, जिनका जन्म बर्फीले पहाड़ों से हुआ है। इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पहली बात तो ये कि ये बारहमासी हैं, मतलब साल भर बहती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी बारिश से भी मिलता है और पिघलती हुई बर्फ से भी। अपने लंबे सफर में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट कर गहरी खाइयां बना देती हैं और समंदर में मिलने से ठीक पहले बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती। ये तस्वीर इन नदियों की जबरदस्त ताकत को दिखाती हैं। ये सिर्फ पहाड़ों के बगल से नहीं गुजरती, नहीं, ये तो सीधे उन्हें चीरकर अपना रास्ता बना लेती हैं। और यही बात इनकी जवानी और इनकी शक्ति का सबूत है। हिमालय के इस पूरे नदी तंत्र में मुख्य तौर पर तीन बड़ी और शक्तिशाली नदी प्रणालियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इनमें से हर एक की अपनी एक बहुत बड़ी कहानी है। मिसाल के तौर पर सिंधु नदी को ही ले लीजिए। ये करीब 2900 किलोमीटर लंबी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। सोचिए, ये तिब्बत से निकलती है, फिर भारत से गुजरती है और आखिर में पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। ये पूरे इलाके के लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। और वहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब अपने सफर के आखिर में मिलती हैं तो मिलकर कुछ कमाल का बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इतना बड़ा कि इसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर भी रहते हैं। चलिए अब अपना रुख दक्षिण की ओर करते हैं और बात करते हैं भारत की दूसरी बड़ी नदी प्रणाली की, यानी प्रायद्वीपीय नदियों की। अगर हिमालय की नदियां युवा जायंट्स थीं, तो ये नदियां पुरानी तजुर्बेकार वेटरन्स की तरह हैं। हिमालय की नदियों के ठीक उलट प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, मतलब ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करती हैं। इसी वजह से जब मौसम सूखा होता है तो इनमें पानी का बहाव काफी कम हो जाता है। और हाँ, ये हिमालय की नदियों के मुकाबले आमतौर पर छोटी और कम गहरी होती हैं। इन नदियों को मोटे तौर पर इनके बहने की दिशा के हिसाब से बांटा जा सकता है। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिर्फ दो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और इन सब में गोदावरी सबसे खास है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इतनी अहम है कि इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सच कहें तो दक्षिण भारत के लिए इसकी अहमियत उतनी ही है जितनी उत्तर भारत के लिए गंगा की। अच्छा, नदियों के अलावा भारत में झीलें भी बहुत हैं और हर झील के बनने की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग पहचान है। तो ये झीलें बनती कैसे हैं? देखिए, कई तरीकों से बनती हैं। कुछ तो हिमालय में ग्लेशियरों के खिसकने से बन जाती हैं,
कुछ तब बनती हैं जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है। इन्हें ऑक्सबो लेक कहते हैं। और हाँ, बहुत सी झीलें इंसान भी बनाते हैं, जैसे बिजली बनाने के लिए नदियों पर बांध बनाकर। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि ये जमीन के अंदर हुई जबरदस्त हलचल, जिसे टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, की वजह से बनी थी। चलिए, अब इन सभी प्राकृतिक प्रणालियों को हम इंसानों से जोड़ के देखते हैं। देखिए, नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं, ये तो इंसानी सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। बहुत पुराने समय से इंसानी बस्तियां हमेशा नदियों के किनारे ही बसी और फली फूली, और आज भी ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। खेतीबाड़ी, सिंचाई, सामान ढोने और बिजली पैदा करने के लिए पानी यहीं से मिलता है। सच तो ये है कि ये हमारी जिंदगी का आधार है। एक बात सोचिए, हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से 97% पानी खारा है, जिसे हम पी नहीं सकते। इसका मतलब पीने लायक मीठा पानी बहुत ही कम है, और यही बात हमारी नदियों को एक बेशकीमती खजाना बना देती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे हमारी आबादी और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, हम इन कीमती पानी के स्रोतों पर आखिर क्या असर डाल रहे हैं? और अफसोस की बात यह है कि हमारी बढ़ती ज़रूरतों का नतीजा बहुत गंभीर निकला है। घरों, फैक्ट्रियों और खेतों से निकलने वाला गंदा पानी और कचरा बिना ट्रीटमेंट के सीधा इन नदियों में बहा दिया जाता है। ये प्रदूषण न सिर्फ पानी को जहरीला बना रहा है, बल्कि नदी की जो खुद को साफ करने की कुदरती ताकत होती है, उसे भी खत्म कर रहा है। अब इस बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जैसी कोशिशें शुरू की गई हैं। इनका मकसद है प्रदूषण को कम करना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और पानी बचाने के तरीकों को बढ़ावा देना, ताकि इन जीवन रेखाओं में फिर से जान डाली जा सके। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। ये नदियां भारत की कहानी की वो नसें हैं जो इसके अतीत, आज और आने वाले कल को एक साथ जोड़ती हैं। ये पक्का करना कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये नदियां साफ और जिंदा रहें, ये सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हम सबकी एक बुनियादी जिम्मेदारी है।